एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के यहाँ हुआ था। सुभाष 8 भाइयों और 6 बहनों के बीच 9वीं संतान थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक में एक संपन्न और सफल वकील थे और उन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली। बाद में वे बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने। सुभाष चंद्र बोस एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने बीए कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में किया था। वे स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से गहरे प्रभावित थे और एक छात्र के रूप में देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। एक ऐसी घटना में जहां बोस ने अपने नस्लवादी टिप्पणी के लिए अपने प्रोफेसर E.F. ऑटन की पिटाई की, उस घटना ने सरकार की नजर में बोस को विद्रोही भारतीय के रूप में कुख्यात कर दिया। उनके पिता चाहते थे कि नेताजी एक सिविल सेवक बने और इसलिए उन्हें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। बोस को अंग्रेजी में उच्चतम अंकों के साथ चौथे स्थान पर रखा गया था, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उनका आग्रह तीव्र था और अप्रैल 1921 में उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। दिसंबर 1921 में बोस को प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा को चिन्हित करने के लिए समारोहों के बहिष्कार के आयोजन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। बर्लिन प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात एमिली से हुई और वे एमिली शैंकल से प्यार कर बैठे, जो ऑस्ट्रेलियाई मूल की थी। बोस और एमिली की शादी 1937 में एक गुप्त हिंदू समारोह में हुई थी और एमिली ने 1942 में एक बेटी अनीता को जन्म दिया। अपनी बेटी के जन्म के कुछ समय बाद बोस 1943 में जर्मनी से वापस भारत आ गए। तो चलिए अब हम लोग सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक करियर या फिर पॉलिटिकल करियर के बारे में पढ़ते हैं। प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में कांग्रेस के सक्रिय सदस्य चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम किया। बोस ने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना। उन्होंने स्वयं समाचार पत्र स्वराज शुरू किया। दास के समाचार पत्र फॉरवर्ड का संपादन किया और मेयर के रूप में दास के कार्यकाल में कलकत्ता नगर निगम के CEO के रूप में काम किया। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के छात्रों, युवाओं और मजदूरों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत को एक स्वतंत्र, संघीय और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने के अपने उत्साहपूर्ण इंतजार में वे एक करिश्माई और फायर ब्रांड युवा आइकन के रूप में उभरे। संगठन के विकास में उनकी महान क्षमता के लिए उन्हें कांग्रेस के भीतर सराहा गया। उन्हें इस दौरान अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए कई बार जेल भी जाना पड़ा। कांग्रेस से विवाद। 1928 में कांग्रेस के गुवाहाटी सत्र के दौरान कांग्रेस के पुराने और नए सदस्यों के बीच मतभेद सामने आया। युवा नेता पूर्ण स्वशासन और बिना किसी समझौते के चाहते थे, जबकि वरिष्ठ नेता ब्रिटिश शासन के भीतर भारत के लिए प्रभुत्व स्थिति के पक्ष में थे। उदारवादी गांधी और आक्रामक सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेदों को बेमतलब अनुपात के लिए प्रेरित किया गया और बोस ने 1939 में पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने उसी वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। आजाद हिंद फौज यानी कि INA का गठन। बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के समर्थन के कांग्रेस के फैसले का विरोध किया। एक जन आंदोलन शुरू करने के उद्देश्य से बोस ने भारतीयों को अपनी संपूर्ण भागीदारी के लिए बुलाया। उनकी पुकार "तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा" पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और अंग्रेजों ने तुरंत उन्हें कैद कर लिया। जेल में उन्होंने भूख, आत्मसमर्पण की घोषणा की। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो अधिकारियों ने हिंसक प्रतिक्रियाओं के डर से उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में सुभाष ने एक सुनियोजित पलायन किया और पेशावर से होते हुए बर्लिन, जर्मनी पहुंचे। जर्मनी ने उन्हें अपने प्रयासों में अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया और उन्होंने जापान के प्रति भी निष्ठा प्राप्त की। उन्होंने पूर्व की ओर एक क्रांतिकारी यात्रा की और जापान पहुंचे, जहां उन्होंने सिंगापुर और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों से भर्ती हुए 40,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की कमान संभाली। उन्होंने अपनी सेना को आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी INA का नाम दिया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से पकड़ने के लिए नेतृत्व किया, जिसके बाद इसे स्वराज द्वीप के रूप में फिर से शुरू किया। आजाद हिंद फौज ने कब्जा किए गए क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया। INA या आजाद हिंद फौज ने बर्मा बॉर्डर से भारत की ओर अपना रुख किया और 18 मार्च 1944 को भारत की धरती पर कदम रखा।
दुर्भाग्य से विश्व युद्ध खत्म हो गया था और जापानी और जर्मनी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। तो आइए अब हम लोग सुभाष चंद्र बोस की डेथ यानी कि मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। पीछे हटने के तुरंत बाद नेताजी रहस्यमयी तरीकों से गायब हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वे वापस सिंगापुर गए और दक्षिण पूर्व एशिया में सभी सैन्य अभियानों के प्रमुख फील्ड मार्शल हिसैची तरुची से मिले, जिन्होंने उनके लिए टोक्यो जाने की व्यवस्था की। वे 17 अगस्त 1945 को साइगोन हवाई अड्डे से एक मित्सुबिशी की 21 भारी बम वर्षक विमान में सवार हुए। अगले दिन ताइवान में एक रात रुकने के कुछ ही समय बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गवाहों के अनुसार 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हुई। 20 अगस्त को ताइहोकू शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में विश्राम के लिए रख दिया गया। बोस के साथी जो साइगोन में फंसे थे और उनका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को कभी नहीं देखा। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनका नायक मर गया है। उन्हें उम्मीद थी कि वह ब्रिटिश अमेरिकी ताकतों द्वारा पता लगाए जाने के खतरे के कारण गुप्तवास में चले गए होंगे। वे पूरे दिल से मानते थे कि नेताजी अपनी सेना को इकट्ठा करेंगे और दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। जल्द ही गांधी ने बोस की मृत्यु के बारे में संदेह व्यक्त किया। स्वतंत्रता के बाद लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि नेताजी ने एक तेजस्वी जीवन को अपनाया और साधु बन गए। भारत सरकार ने मामले की जांच के लिए कई समितियों का गठन किया। 1946 में पहले फिगेस रिपोर्ट और फिर 1956 में शाहनवाज कमेटी ने निष्कर्ष निकाला कि बोस वास्तव में ताइवान में दुर्घटना में मारे गए थे। बाद में खोसला आयोग 1970 ने पहले की रिपोर्टों के साथ सहमति व्यक्त की। न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग 2006 की रिपोर्टों में कहा गया, बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई और रेंकोजी मंदिर में राख उनके नहीं है। हालांकि भारत सरकार द्वारा निष्कर्षों को अस्वीकार कर दिया गया था। 2016 में जापानी सरकार द्वारा टोक्यो में भारतीय दूतावास को 1956 में सौंपी गई रिपोर्ट के शीर्षक स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु और अन्य मामलों के कारण की जांच था, जिसने ताइवान में भारतीय राष्ट्रीय नायक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की पुष्टि की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लेगेसी की अगर हम बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने देशवासियों के मानस पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनका नारा जय हिंद आज भी देश के प्रति श्रद्धा में इस्तेमाल किया जाता है। करिश्माई नेता को याद करने के लिए कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया। थैंक यू।